जय हिंद। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स सब्जेक्ट में से जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इस चैप्टर में से सभी डेरिवेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इन डेरिवेशन के रिलेटेड कई क्वेश्चन भी करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर दें। पहला डेरिवेशन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। Consider a point charge plus q is situated at the point O. We have to find electric field at point P due to this plus charge at a distance r from this O. Imagine a small positive test charge plus q naught placed at point P. Then the direction of electric field from O to P. So force acting on this test charge plus q naught is given by F bar equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r square into r cap, where r cap is a unit vector. But we know that electric field intensity E bar equal to F bar upon q naught. This is a formula for electric field intensity. So that E bar equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square q naught upon q naught into r cap. ये F का वैल्यू इधर से हम लोग पुट किया है, तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा. देन ई बार इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप. सो ई बार इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r cube into r bar. We know that unit vector r cap is equal to r bar upon r, and the magnitude of electric field E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको. तो सेकेंड क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट. तो ये एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये डेरिवेशन के साथ कई क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए इधर. जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल इज a system of two equal and opposite point charges separated by very small distance is called an electric dipole. And what is electric dipole in? मतलब प्लस आर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक प्लस क्यू है और एक दूसरा माइनस क्यू है. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड अपोजिट डायरेक्शन है, और इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस स्मॉल है. इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. देन इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ क्या होता है? इन दोनों के बीच वाला जो स्मॉल डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ. सो द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. देन टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल कितना होगा? प्लस क्यू plus this minus q is equal to total charge 0. But electric field due to an electric dipole is not 0 because there is a small distance between them. For example, SCl, H2O, etc. behave as a electric dipoles. Then what is electric dipole moment? Electric dipole moment of an electric dipole is a vector whose magnitude is equal to प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ. इधर डाइपोल लेंथ हम लोग मान लिए 2a, कहीं कहीं बुक में 2l भी लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ई बार इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू q into 2a. देन इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ is a vector and whose direction is from negative to positive. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई बार, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये ध्यान में रखना है. और ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट दैट इज अ कूलम मीटर. ये तो डिस्टेंस है और ये चार्ज क्यू है, तो कूलम मीटर. इन डायमेंशन है, इसी फॉर्मूले से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं. m0 l1 t1 a1. डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम minus q to plus q.
नेक्स्ट डेरिवेशन है ये डायपोल के रिलेटेड। इलेक्ट्रिक डायपोल से ऑन द एक्सिस मतलब ये लाइन पे होगा, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये लाइन में होगा ऑन द एक्सिस। ऑन द इक्वेटर मतलब ऐसा इन दोनों का सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन में पॉइंट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों चार्ज की वजह से। और ऐसी सेम लाइन पे अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों डेरिवेशन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहला डेरिवेशन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंट पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस। ये एक्सियल लाइन वाला है। एंड उसके साथ ही एक उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉइंट ऑन द एक्सियल एंड पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये दोनों डेरिवेशन करने के बाद ये सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले दोनों डेरिवेशन में उनका फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एट एट एन एक्सियल लाइन। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में ए पॉइंट पे माइनस क्यू है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू है, इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस 2a, दैट इज डायपोल लेंथ। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है हम लोग उसको E1 मानेंगे, फिर माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको E2 मानेंगे। तो अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखा था, उसमें लिखा था E इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। वैसा ये पॉइंट पी को, ये प्लस क्यू नजदीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, और माइनस क्यू दूर है थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग E1 माइनस E2 करेंगे। सो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस आर। तो प्लस क्यू से ये जो डिस्टेंस है आर माइनस ए होगा, और ये माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है आर प्लस ए होगा। सो E1 का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर, पॉइंटिंग फ्रॉम बी टू पी। एंड E2 इज 1/4 क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर फ्रॉम B2 से ए की तरफ, बी से ए की तरफ इस डायरेक्शन में होगा, तो ये वाला पॉइंट। ओके, सो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, पी से ए तक भी बोल सकते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, E इक्वल टू E1 माइनस E2। तो दोनों हम लोग ऐड कर दे, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E1 है, देन E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4 क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। सो क्यू अपॉन 4 ब्रैकेट के बाहर निकालो, अंदर रहेगा 1/, आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। सो ये आप लोग एलसीएम लेने के बाद आपको ये मिलेगा इक्वेशन। तो इसका आर प्लस ए होल स्क्वायर का स्प्लिट करो, आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस 2RA प्लस ए स्क्वायर। सो इधर भी वैसा ही है, आर स्क्वायर माइनस 2RA प्लस ए स्क्वायर। सो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा 4RA, एंड ये आर माइनस ए, ये आर प्लस ए, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर उन दोनों का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। सो इधर क्या आएगा नीचे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सो इसमें 4RA की जगह हम लोग क्या किया, इधर बाहर तो क्यू है हमारे पास, क्यू एंड 2A अगर ले लिया सेपरेट, तो बच जाएगा इधर 2 × R। तो ये Q2A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसके जगह हम लोग P लिख सकते हैं। सो बट Q × 2A इज इक्वल टू P,
then E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p r upon r square minus a square whole square. Then if the dipole is infinitely small and point P is far away from the dipole, then R is very very greater than A. Then in the equation 3 a स्क्वायर टर्म हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे. तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पेप्सिलॉन नॉट 2 पी आर अपॉन आर रेस्ट टू 4. एक आर कट हो जाएगा. देन E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पेप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन आर क्यूब. ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो. इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग. सो नाउ ये जो पार्ट है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो ये सेकंड जो क्वेश्चन का आंसर है, इस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या मिला था? फाइनल इस डायरेक्शन में मिला था. ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड मिला था. तो जब हम एक्सियल पॉइंट का देखेंगे, तो एक्सियल पॉइंट का रिजल्टेंट इधर है, इस साइड है. ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये दोनों का एंगल में क्या है? दोनों के बीच वाला एंगल क्या होगा? एक इस साइड में, एक आता है, उसका अपोजिट है. सो उसका आंसर है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट ऑन द एक्सिस एंड पॉइंट ऑन द इक्वेटर इज 180. ओके, ये दोनों डेरिवेशन खत्म होने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन कैसा है. ये इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है. ओके, ये वाला. नाउ डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. अभी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन में पॉइंट पी इधर, फिर वैसा ही डायग्राम बना दो. एक साइड में माइनस क्यू लिया पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे प्लस क्यू लिया, और इसका जो एक्सिस जो पॉइंट है एक्सियल पॉइंट में इधर पॉइंट पी है. सो पॉइंट पी ए माइनस क्यू दैट इज ए पी प्लस क्यू दैट इज बी पी. ये दोनों डिस्टेंस सेम है. सपोज एंगल थीटा, थीटा जो एंगल ये बीपी और एपी दोनों में कोई भी एक ले लो, वो डायपोल के साथ एंगल बनाया थीटा. देन जब प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम सोचेंगे तो इनका डायरेक्शन ऐसा ऊपर के साइड होगा, ई वन बार. एंड दिस ई1 इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. ये ई1 दो में रिजॉल्व करेंगे. ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बन गया. तो रिजॉल्व करने के बाद दिस इज ई1 कॉस थीटा एंड इधर ऊपर वाला जो हो गया ई1 साइन थीटा. देन माइनस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पी टू ए होगा, पी टू ए. तो दिस इज आल्सो रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. अगर ए एंगल अगर हम लोग मान लेते हैं थीटा और ए अल्टरनेट एंगल ए भी थीटा बन जाएगा, तब इधर जो रहेगा ई टू कॉस थीटा और इधर जो नीचे रहेगा ई टू साइन थीटा. बट मैग्नीट्यूड ऑफ ई1 एंड ई2 सेम है, क्योंकि सेम डिस्टेंस में ना ए पी एंड बी पी. तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ई1 ई2 सेम है. देन ई1 साइन थीटा और ई2 साइन थीटा, ई1 है और ई2 सेम है, तो ये दोनों अपोजिट है, इक्वल है. सो दैट ई1 साइन थीटा एंड ई2 साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट कैंसल ईच अदर. सो इधर जो है इनका दोनों का डायरेक्शन सेम है, ई1 कॉस थीटा एंड ई2 cos थीटा, ये दोनों ऐड होगा. दिस इज अ रिजल्टेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. सो ये क्या होगा? E इक्वल टू ई1 cos थीटा प्लस ई2 cos थीटा. सो ई1 cos थीटा एंड ई2 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है. तो नेट वैल्यू क्या होगा? E इक्वल टू ई1 cos थीटा प्लस ई2 cos थीटा. बट ई1 एंड ई2 सेम है, इसके लिए हम लोग 2e1 cos थीटा लिख सकते हैं, नहीं तो 2e2 cos थीटा लिख सकते हैं. ओके, सो ई1 का फॉर्मूला ई1 और ई2 क्या होगा इससे? ये जो डिस्टेंस है बीपी कितना होगा? ये पाइथागोरस यूज करो इधर. तो बीपी कितना होगा? ए स्क्वायर है इधर, इधर आर स्क्वायर है, इंटू इज इक्वल टू दिस स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, सो इसका
फॉर्मूला में हम लोग इधर इसका जो लेंथ जो कंसीडर करेंगे, क्या होगा लेंथ? आर स्क्वायर प्लस, एक लेंथ कंसीडर होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये रूट में आएगा। ओके, सो ई वन इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन इधर पी बी स्क्वायर। पी बी स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर रूट हट जाएगा, तब ये क्या बनेगा? आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। सो ये वैल्यू पुट करो, और कॉस थीटा इस इक्वेशन में कॉस थीटा क्या आएगा देखो। कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, इधर क्या होगा? ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर लिखा है कॉस का वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 1/2। सो ये वैल्यू, कॉस का वैल्यू इधर पुट करो, और ये ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 ई वन कॉस थीटा। सो ई वन का वैल्यू पुट करो और कॉस का वैल्यू पुट करो, तब आपको ई इक्वल टू 1/4 टू। टू तो पहले ही था, इधर टू है अपना फैक्टर ए टू। ओके, क्योंकि टू टाइम्स सी वन था ना। सो इक्वेशन क्या बनेगा? 1/4 टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, ये कॉस थीटा का वैल्यू है, ये वाला पार्ट जो है कॉस थीटा का वैल्यू है, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 1/2। तो इधर कुछ भी नहीं, मतलब इधर वन होता है, ये वन है, ये 1/2 है, तो क्या हो जाएगा? 3/2। सो ई इक्वल टू 1/4 और इधर 2 QA इज इक्वल टू अगेन पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो ई इक्वल टू 1/4 P upon r square plus a square raised to 3/2. Again, a is a very small compared to r, so the a square term neglected. Then the final equation become 1/4 p upon r square raised to 3/2. Then that is equal to 1/4 p upon r cube. तो ऑन द इक्वेटर में क्या मिला हमें? p अपॉन r क्यूब है, बाकी सब सेम है। देखो इधर ऑन द एक्सिस में क्या है? 2p अपॉन आर क्यूब है, सिर्फ इधर टू एडिशनल पॉइंट है, दूसरा कुछ भी नहीं। दोनों सेम टू सेम इक्वेशन है, इसमें टू है इसमें नहीं है, मतलब एक्सिस में 2p आ रहेगा, इक्वेटर में 1p आएगा। ओके, इक्वेटर में 1p आएगा, एक्सिस में 2p। नाउ इसमें इधर नीचे लिखा है, it is clear that electric field at the axial line is twice the electric field at the point on the equatorial line. एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शो दैट करके, शो दैट ई के एक्सिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए दोनों कंबाइन करके आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल kept in a uniform electric field, एंड उसको कनेक्टेड दो क्वेश्चन नीचे दिए है। व्हाट हैपेंस इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल फील्ड ई इज इंक्रीजिंग पैरेलल टू पी एंड एंटी पैरेलल टू पी। पी मतलब डायपोल मोमेंट। सो इधर ये जो डेरिवेशन है, पहला पार्ट ए, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एंड टॉर्क दोनों पूछे है। तो ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा है, 2-3 बार पूछे ये क्वेश्चन। इसके लिए इसको अच्छे करना है, वो अच्छे प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन को, और कनेक्टेड दोनों क्वेश्चन भी करना है। तो इसमें क्या, पहला क्या करेंगे हम लोग, इसका डेरिवेशन करते टाइम इसमें पहला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में लिखा है। तो डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस है। ओके, एंड दिस डायपोल इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा। ये जो डायग्राम है, ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है, एंड this is a dipole minus q and plus q, and the dipole moment p equal to q into 2a. This is equation number 1.
So now force on the charge plus q is F1. इधर जो प्लस क्यू में जो फोर्स लग रहा है वो F1 इज इक्वल टू Q into E, and force on minus Q, that is F2 is equal to minus QE. ओके, और इधर से लाइन में अगर ए से एन तक एक्सटेंड किया और बी से एन पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इधर ये जो परपेंडिकुलर है एन बी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और एक फोर्स इस साइड है लेफ्ट साइड और दूसरे राइट साइड, मतलब टू इक्वल, ये पैरेलल फोर्स है एंड इक्वल है एंड बीच में डिस्टेंस एन बी है. सो दो फोर्स इक्वल एंड पैरेलल एंड बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो वो क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. सो टोटल फोर्स कितना होगा, इधर जितना फोर्स है उतना ही फोर्स इधर है, मैग्नीट्यूड सेम है एंड अपोजिट डायरेक्शन में. देन टोटल फोर्स acting on this dipole F equal to F1 minus F2, that is QE minus QE equal to 0. ये इसका डेरिवेशन है. नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0, so that dipole does not undergo any translatory motion. जब ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है और दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो रोटेशनल मोशन होगा. सो रोटेशनल मोशन के कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, टॉर्क रहेगा, टॉर्क एक्ट करेगा. सो देन टॉर्क, इधर टॉर्क क्या होगा, the forces F1 and F2 form a couple or a torque which tends to rotate and align the dipole along the direction of electric field. This couple is called as a torque, and the torque is denoted by tau. Then the tau is equal to one of the force into perpendicular distance between the line of action of the forces. So एक फोर्स ले लो, टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू बी एन. बी एन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फिर इधर साइन थीटा ले लो. साइन थीटा क्या होगा बता दो. साइन थीटा इसमें ये एंगल थीटा है. साइन थीटा मतलब ये अपोजिट बी एन अपॉन टू ए, बी एन अपॉन टू ए डायपोल लेंथ. देन बी एन इक्वल टू, बी एन मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी एन इक्वल टू टू ए साइन थीटा. ये लिखा है टू ए साइन थीटा. सो नाउ टॉर्क इक्वल टू ई क्यू इंटू टू ए साइन थीटा. इधर एल की जगह आप लोग ए लिखिए. कहीं कहीं बुक में एल भी लिखा है, वो ध्यान रखना. इधर टू ए, इधर ए है, क्यू इंटू टू ए, that is called as a electric dipole moment, that is a P. Then PE sin theta, torque is equal to PE sin theta. Torque is a vector, so that the direction is perpendicular to the plane containing P and E, and the torque is a vector product of two vectors, so that torque tau bar equal to E bar cross P bar, sorry, P bar cross E bar. Thus, if an electric dipole is placed in an electric field in oblique orientation, it experiences no force but experiences a torque. The torques tend to align the dipole moment along the direction of electric field. तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा. देन एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, देन टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन 0, दैट इज इक्वल टू 0, देन टॉर्क 0, which is a minimum. Case 2, when theta is equal to 90, torque is equal to P sin theta. तो इधर sin theta की जगह इधर sin 90 पुट करो तो 0 की जगह 90 हो जाएगा. तो जब ये 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, P. Then torque is a P, that is a maximum. इसको कनेक्टेड सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था, सो अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा. ये फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, द नेट फोर्स विल एविडेंटली बी नॉन जीरो. फोर्स नॉन जीरो नहीं होगा, मतलब उधर ट्रांसलेटरी मोशन होगा. देन देयर विल बी ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द डायपोल. आल्सो नेट टॉर्क एक्ट्स ऑन द डायपोल. टॉर्क भी एक्ट करेगा, बट टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका लोकेशन कहाँ है, डायपोल का लोकेशन के ऊपर टॉर्क डिपेंड करेगा इन द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. सो दैट लोकेशन के लिए हम लोग इधर आर लिखा है ब्रैकेट में, टाउ बार इक्वल टू पी बार क्रॉस सी बार within bracket r. ये लोकेशन इंडिकेट कर रहे हैं, पोजीशन. Position r bar is a position vector of the center of dipole.
थर्ड क्वेश्चन क्या दिया था, व्हेन ई इज पैरेलल टू द पी बार, ई एंड पी अगर पैरेलल होगा तो डायपोल हैज अ नेट फोर्स, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो एक साइड इंक्रीजिंग होगा, द नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, and when P is anti-parallel to the E is anti-parallel to P, the net force on the dipole is in the direction of decreasing field. Then generally force depends on the orientation of P with respect to E. इधर वो डायरेक्शन दिखाई देखो, ई बार का डायरेक्शन इस साइड है, ऐसा ई बार का डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। सो माइनस क्यू के ऊपर फोर्स लेफ्ट साइड एंड प्लस क्यू के ऊपर राइट साइड, देन डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या होगा ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ फील्ड, फील्ड इस साइड इंक्रीज है तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, ये पैरेलल कंडीशन में। एंटी पैरेलल कंडीशन में तो डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इंक्रीज हो रहा है तो ये डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इधर रहेगा, डिक्रीजिंग डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन के ऊपर। ये गॉस थ्योरम का ओनली स्टेटमेंट सिलेबस में है और उनका 3 एप्लीकेशन आपको करना है, तीनों एप्लीकेशन का डेरिवेशन हम लोग अभी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा है, स्टेट गॉस थ्योरम यूजिंग गॉसेस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल बोलते हैं हम लोग इसको, ओके, और inside the charge spherical cell and on the surface of charge spherical cell, ये तीनों देखेंगे। और इसको कनेक्टेड सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, draw a graph of electric field with a distance from the center of the cell for r is between 0 to infinity। थर्ड क्वेश्चन है इसी को कनेक्टेड है, what is the electric flux through a cube of side 1 centimeter which encloses an electric dipole। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, गॉस लॉ का स्टेटमेंट, ये एग्जाम में पूछे तो 1 मार्क के लिए स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सपोज कोई भी एक ऐसा एक सरफेस मान लिया, सो इस सरफेस के अंदर ये इनक्लोज सरफेस होना चाहिए, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इधर कितने चार्जेस है इनका सबका एडिशन, तो सबका एडिशन चार्ज हम लोग क्यू मान लिया, क्यू इज ए सिंगल चार्ज नहीं, इधर बहुत सारे जितने सारे चार्ज है उनका एडिशन इंडिकेट कर रहे हैं। सो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, ई बार डॉट डी एस बार दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस लॉ है, इस गॉस लॉ यूज करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल, इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल सेल देखना है। कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, ये बीच वाला जो ये सर्कल दिख रहा है ये स्फेरिकल सेल है, उसका रेडियस आर, कैरिंग अ चार्ज क्यू प्लस, इधर इसके ऊपर सब चार्ज क्यू है, इधर सारे प्लस लिख सकते हैं आप लोग, ऐसा ऐसा सभी जगह कर सकते हैं ऐसा, ओके। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल वी कंसिडर a spherical Gaussian surface of radius small r। इधर हम लोग पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है स्पेरिकल सेल की वजह से, तो इसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। तो गॉसियन सरफेस के लिए एक दूसरा कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल लिया, उसका रेडियस होगा स्मॉल आर, हियर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। सो इधर स्पेरिकल सेल के ऊपर उसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर मतलब डी एस बार, एरिया वेक्टर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के बीच वाला एंगल थीटा कितना बन गया, 0, दोनों के बीच में एंगल 0 बन गया।
Then, if E is a electric field outside the cell, then by symmetry, electric field strength has the same magnitude E on the Gaussian surface and is directed radially outward. Also, the directions of the normal at each point is radially outward, so angle between E and ds is 0. Hence, electric flux through the Gaussian surface when phi is equal to integration E bar dot ds bar is equal to E ds cos थीटा, तो थीटा कितना हो गया? 0 हो गया. 0 होने के बाद E को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, अंदर रहेगा इंटीग्रेशन ds. इंटीग्रेशन ds मतलब ये पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये पूरा सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो कितना होगा वो? 4 पाई आर स्क्वायर. देन पाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. सो ये इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये जो कॉन्सेंट्रिक अपना ये इमेजनरी जो स्पेरिकल सेल बना उसका. तब आया ये हो गया फाइनल इक्वेशन. फाइव इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. अकॉर्डिंग टू गॉसियन जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली हमें अभी तो फॉर्मूला देखा था, इसमें देखो फाइव इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट. तो ये वैल्यू लिखो फाइव इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट. फिर ये इक्वेट करो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. देन ई into 4 pi r square is equal to q upon epsilon naught. Then E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 3 क्या है? इक्वेशन नंबर 3 इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. ये इक्वेशन सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. सिंगल चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था सेम वैसे ही इक्वेशन है. तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल सेल, चार्ज स्पेरिकल सेल. ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो उसका रिलेशन इधर लगा सकते हैं, ये ध्यान में रखना. और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस क्या होगा? ऑन द सरफेस के लिए कैपिटल आर लिखेंगे स्मॉल आर की जगह. स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर. तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. ये हो गया ऑन द सरफेस, इधर मैंने मेंशन नहीं किया, ये ऑन द सरफेस. ओके. सो ये आउटसाइड सरफेस से चार्ज डेंसिटी के हिसाब से कैसा होगा? ये जो Q है, Q इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया, उसका क्या होता है? ए Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ये है कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर है, ये ध्यान में रखना. तो ये Q का वैल्यू इधर पुट किया तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा. ये कभी कभी ऐसे भी पूछे जा सकता है आपको क्वेश्चन. प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड outside the charge spherical cell equal to r capital R square upon small r square into sigma upon epsilon naught. ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तब आप इधर तक लगेंगे. तो इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि इनसाइड क्यों नहीं होता है? द चार्जेस आर रिसाइडिंग ओनली आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल. Q इज इक्वल टू 0 इनसाइड. जब Q इज इक्वल टू 0 है तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन आर स्क्वायर. तो इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये ध्यान में रखो. और इनका जो डायग्राम है, इनसाइड अगर 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड ये इधर आर है डिस्टेंस. सो इस ग्राफ में, इस सेकंड जो बी क्वेश्चन था ग्राफ वाला, इस ग्राफ में अंदर कुछ भी नहीं है और बाहर जैसे जैसे हम लोग सरफेस से दूर जाएंगे, सरफेस से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा. तो ये ग्राफ है, ये ध्यान में रखना. और थर्ड क्वेश्चन जो था, इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या था देखो. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
through a cube of side 1 centimeter which encloses the electric dipole. ये 1 सेंटीमीटर रहने दो 2 सेंटीमीटर रहने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0 बिकॉज electric flux that is independent to the shape and size, and net charge of the electric dipole is 0. क्योंकि वो डाइपोल रखा है ना, नेट चार्ज 0 हो गया. तो नेट चार्ज 0 हो गया तो चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है. सो इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड एप्लीकेशन गॉसेस थ्योरम का. Obtain an expression for electric field at any point due to infinitely long, thin, uniformly charged straight wire of linear charge density lambda. स्ट्रेट एक वायर है ऐसा, इस वायर से इधर पॉइंट पी मान लेते हैं. तो पॉइंट पी में एट अ डिस्टेंस आर, पॉइंट पी के इस पॉइंट पी में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस वायर. इसके लिए फिर हम लोग इमेजनरी, फिर से इमेजनरी सिलेंडर गॉसियन सरफेस के लिए फिर हम लोग इमेजनरी कोएक्सियल सिलेंडर मान लेते हैं. उसका लेंथ एल मान लो और रेडियस तो आर दिए. सो इधर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है टोटल चार्ज ऑन दिस लाइन, ये लिनियर वाला है. एक इधर ऐसा प्लस प्लस कर सकते हैं आप लोग. टोटल चार्ज अपॉन लेंथ दैट इज अ लिनियर चार्ज डेंसिटी. ओके, हम लोग क्या किया तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस आर. We consider a cylindrical Gaussian surface of the radius r and the length l coaxial with line charge. Okay, तो इधर डायग्राम दे दो अच्छे से. नाउ इधर तीन सरफेस है, ये हमारा जो गॉसियन सरफेस है तीन. एक अपर कैप है तो मान लेते हैं S2, ये कर्व सरफेस S1 और लोअर कैप S3. ये तीन कैप का छोटे छोटे एरिया हम लोग मान लेते हैं DS1, DS2 एंड DS3. ओके, अभी देखो हमारा फॉर्मूला पता है. फाई इज इक्वल टू, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करो, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार की जगह मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट ई डी एस कॉस थीटा. ई डी एस कॉस थीटा. मुझे अभी बता दो कॉस थीटा, थीटा इधर क्या होगा? देखो एरिया वेक्टर इस साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है. तो कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया 90. अगर कॉस 90 हो गया तो ये वैल्यू फ्लक्स 0 हो गया. नीचे में ये भी सेम है, DS3 का डायरेक्शन डाउनवर्ड है इस कैप का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है. अगर नहीं फिर से 90 हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 0. बोथ कैप अपर एंड लोअर कैप डू नॉट contribute any electric flux, only curved surface contributing electric flux. सो तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसके बाद एक सेंटेंस लिख सकते हैं अपर कैप एंड लोअर कैप, ये दोनों कैप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दोनों परपेंडिकुलर है. और ये देखो ये कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डी एस बार का डायरेक्शन दोनों सेम है, एरिया वेक्टर का दोनों सेम है तो एंगल 0 हो जाएगा. सिर्फ एक कर्व सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा. देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, पहला S1 के लिए, S2 के लिए, S3 के लिए. तो S2 एंड S3 क्या होगा? एंगल 90 की वजह से वो 0 हो गया, सिर्फ बच गया S1 वाला. तो E को बाहर लिया तो इंटीग्रेशन DS1. सो कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? दैट इज अ 2πRL, 2πRL. सो ये इंटीग्रेशन DS1 क्या होगा? 2πRL. So that phi equal to 2 E into 2 pi RL, equation number 2. फिर अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ phi इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है. क्यू की जगह इससे वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग. क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्यू की जगह लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं. तो क्यू की जगह लैम्डा इंटू एल लिखा, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट.
सो ये इक्वेशन 3 and 2 इक्वेट करो. E into 2 pi r L is equal to lambda L upon epsilon naught. तो इधर फाइनल इक्वेशन बनेगा हमारा E equal to lambda upon 2 pi r epsilon naught. This is a electric field near the long wire. Okay. थर्ड एप्लीकेशन है, ये तीनों एप्लीकेशन के साथ स्टेट गॉसिस लॉ और गॉसिस थ्योरम ऐसा भी पूछ सकते हैं, ये ध्यान में रखना. सो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट है. शीट मतलब उसका थिकनेस नेग्लिजिबल. फिर वही इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कंसिडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ द चार्ज q विथ द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू q अपॉन एरिया. Let P be the point at a distance r from the sheet and E is the electric field at point P as shown this figure. ये फिगर में देखो पॉइंट P इधर है और इस साइड पॉइंट P डैश किया है, ये दिख नहीं रहा है, ये पॉइंट P डैश है. ये जो पीडीएफ है, ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. ये जैसा वैसा नोट्स आपको मिलेगा. तो इसमें हम लोग क्या किया, फिर ये जो एरिया डीएस मान लेते हैं इसको. फिर ये सिलेंडर टाइप है, गॉसियन सरफेस कंसीडर करने में. ओके, गॉसियन सरफेस ये पूरा सिलेंडर होगा. फिर इस सिलेंडर का कर्व सरफेस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट ये कर्व सरफेस का एरिया डीएस ऐसा ऊपर की साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा. फिर 90 एंगल बन गया. इधर कर्व सरफेस कुछ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करे. और दोनों साइड जो कैप है, ये थिन की वजह से दोनों साइड इफेक्ट है. सीट होता है उसका थिकनेस कंसिडर नहीं करते हम लोग, थिकनेस बहुत कम होता है, तो इसके लिए दोनों साइड इफेक्ट होता है. इधर पी डैश और इधर पी, इन दोनों का एरिया डीएस मान लेते हैं हम लोग, और इधर ई बार. सो इनका जो दोनों कैप जो है, एक कैप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसिडर होगा और कर्व सरफेस नहीं होगा. वायर में क्या था, वायर में गॉसियन सरफेस जो कोएक्सियल सिलेंडर बना था, कर्व सरफेस का सिर्फ कंसिडर किया था, अपर कैप एंड लोअर कैप ये उसका कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ था बिकॉज एंगल इज 90. So now here by symmetry the electric field is at a right angles to the end caps and away from the plane. Its magnitude is the same at point P and at the other cap at P dash. The curved part of the cylinder, the area vector is perpendicular to the electric field, so electric flux due to the curved area is zero. Only the end caps of the cylinder contributing flux. Therefore, net flux is equal to integration E bar dot ds bar is equal to E ds cos थीटा. थीटा का वैल्यू आया था हमारा 0, क्योंकि एंड कैप के बारे में सोच रहे हैं हम लोग. और दोनों का एरिया क्या था, इधर एक ए है मतलब ये ds और इधर ये जो ds है दैट इज इक्वल टू 2a. सो फ्लक्स फाई इक्वल टू E इंटू 2a, इक्वेशन नंबर 1. फिर अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम क्या है, ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इक्वेशन 1 and 2, E into 2a is equal to q upon epsilon naught, E equal to q upon 2a epsilon naught. Q upon a is equal to surface charge density sigma, so that E equal to sigma upon 2 epsilon naught. For a plane, अगर हम थोड़ा सा थिकनेस कंसिडर किया तो E equal to sigma upon epsilon naught, ये फॉर्मूला आएगा. If sigma is positive, sigma अगर पॉजिटिव होता है, he points normally outwards away from the sheet. If sigma is negative, E points normally inward towards the sheet. इन्हीं डेरिवेशन के रिलेटेड एक क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन ये तो डेरिवेशन बुक में नहीं है डायरेक्टली, तो ये क्वेश्चन बनाया गया है.
तो क्या है क्वेश्चन देखो, an infinitely long positively charged straight wire has a linear charge density lambda। ये लॉन्ग वायर का से रिलेटेड है, लॉन्ग वायर है, लिनियर चार्ज डेंसिटी, उसका जो डेरिवेशन हमने प्रूव किया था, क्या डेरिवेशन था वो, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका रिलेटेड है। एंड एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर एज इट सेंटर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ सर्कुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। इधर एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा रिवॉल्व कर रहा है इसको, ओके, डिस्टेंस मान लेते आर। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट लिखा है प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी, ये भी क्वेश्चन पूछे, ओके। ये देखो ये क्वेश्चन हमें, ये तीनों एप्लीकेशन, ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमें हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए। सो इस टाइम में हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक, दिस इज अ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब वो रिवॉल्व कर रहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दैट प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स। देन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट प्रोवाइडेड बाई ई इंटू ई। ये कैसा आएगा फॉर्मूला, ये हमें पता है, एफ अपॉन क्यू इज इक्वल टू ई होता है, ठीक है। इधर क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ई लिखूंगा। ई इंटू कैपिटल ई इज इक्वल टू एफ, दैट एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ई का वैल्यू तो पता है, ये वाला, ये वैल्यू पुट करो, मतलब हम लोग उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इधर यूज करके काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। वो वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगा, इधर आर और कैंसिल हो गया, सो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इधर हाफ से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, ये हुआ मुझे काइनेटिक एनर्जी मेरा, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टू इधर एक टू है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको डिराइव करना था काइनेटिक एनर्जी। इसी के लिए डेरिवेशन अगर आपको अच्छे से समझ में आया, वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो इधर देखो काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये डेरिवेशन आप अच्छे से पढ़ेंगे, और इस ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको मैंने इधर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और सारे चैप्टर का मैंने डेरिवेशन पार्ट कवर किया है, तो ये सारे आप लोग वीडियो देख लीजिए, आपको समझने में आसान हो जाएगा। धन्यवाद।